नमस्ते छात्रों। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, हमने दूसरी इकाई में से पाठ पहला 2 लघु कथाएं पूरक पठन की जानकारी ली है। आज हम दूसरी इकाई कविता 4 छापा सीखेंगे। छापा कविता के कवि ओम प्रकाश आदित्य जी है। ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म 5 नवंबर 1936 को गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। इनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य जी हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद, शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। दर्जनों पुरस्कार और विदेशी यात्राएं उनकी काव्य जीवन का हिस्सा है। अपनी ओजस्वी वाणी में राजनीति से लेकर सामाजिक विडंबनाओं को हंसते हंसते लड़ाते थे, तो श्रोता हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गौरी बेटी छत पर, काव्य संग्रह आदि। पद्य के बारे में जानकारी लेते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली इन्हें दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न कराता है। तो आइए बच्चों, देखते हैं छापा कविता। आपको पाठ्य पुस्तक, नोटबुक साथ में लेकर बैठना है। आयकर विभाग वाले कर चोरी करने वालों और नाजायज ढंग से संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के घर और कार्यालय पर छापा मारते हैं। कवि के घर पर छापा पड़ा तो कवि मांगी गई वस्तुओं को साहित्य में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों से जोड़कर व्यंग्योक्ति में जवाब देते हैं। मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। कवि कहते हैं, मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, वह भी कोई छोटा नहीं बहुत बड़ा छापा पड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? सोना एक धातु है, सुवर्ण, जिसके हम अलंकार बनाते हैं। आयकर विभाग के अधिकारी कवि के घर पर पूछताछ करने के लिए आए। सीधे घर में घुस गए और उन्होंने पूछा, सोना कहाँ रखा है? तभी कवि ने व्यंग्यात्मक रूप में उसका उत्तर देते हुए कहा कि सोना वह तो मेरी आंखों में है, क्योंकि मैं कई रातों से सोया नहीं हूँ। उनकी इस बात पर अधिकारियों को बड़ा गुस्सा आया। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। रोष मतलब क्रोध। वे क्रोध में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना, सुवर्ण। तब वे क्रोध में आकर उस प्रश्न को अधिक रूप स्पष्ट करते हैं, स्वर्ण दो यानी सोना दो। कवि से वे स्वर्ण यानी सोने की मांग कर रहे हैं। तभी मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं। सुवर्ण का अर्थ है सुंदर अक्षर। कवि ने यहाँ अलंकारिक भाषा का उपयोग किया है। कवि जोश में आकर स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, आपको कैसे सौंप दूं? एक कवि के शब्द स्वर्ण यानी सोने की भांति मूल्यवान है, उसकी संपदा है, जिसे कवि किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते। वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं। झुंझलाकर मतलब चिड़चिड़ाना, क्रोधित होकर बोले। जब भी छापा मारने वाले कवि का सही जवाब कवि का सही जवाब जब भी नहीं मिलता है,
तो सभी अधिकारी चिढ़ते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं, हमारी बात आप समझे नहीं। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। वे कवि से कहते हैं कि हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अनधिकृत यानी जिसे अधिकार न दिया गया है। अर्जित का अर्थ है किसी प्रकार प्राप्त या एकत्र किया हुआ, और अर्थ का अर्थ है संपत्ति या पैसा। तो आयकर विभाग के अधिकारी कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। हमें तुम्हारा वह अर्थ मतलब धन पैसा चाहिए जिसे तुमने अनुचित रूप से पाया है। मैं मुस्काकर बोला, अर्थ मेरी नई कविता में है। मुस्काकर मतलब हंसकर, और अर्थ मतलब यहाँ पे साहित्य है। मैं मुस्काकर बोला, अर्थ मेरे नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। कवि जवाब देते हैं, अर्थ पैसा धन शब्दों को कविता के अर्थ से जोड़कर मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि आपको अर्थ ही चाहिए तो मेरी नई कविता में मिल सकता है। आप कविता पढ़ोगे तो अर्थ आपको मिलेगा, आप ढूंढो और लेके जाइए। इस तरह कवि अधिकारियों को व्यंग्यात्मक रूप से उत्तर देते हैं। यहाँ पे अर्थ मतलब कविता का अर्थ है। हम कविता का अर्थ स्पष्ट करते हैं। कविता की जो पंक्ति होती है तो उस पंक्ति का हम क्या करते हैं, अर्थ स्पष्ट करते हैं। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। यहाँ पे चांदी एक क्या है, धातु है, और दूसरा जो अर्थ है चांदी बालों की सफेदी है। आयकर विभाग के अधिकारी पैसा धन की बात यहाँ पे छोड़ते हैं और फिर कवि से छुपा कर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ यहाँ पे चांदी जैसे हो गए अपने सफेद बालों से जोड़कर उन पर भड़कते हुए बोलते हैं कि चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। इस तरह कवियों ने जवाब देते हैं। वे उद्भ्रांत होकर बोले, उद्भ्रांत होना मतलब हैरान होना, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। यहाँ पे नोट का अर्थ है रुपए वाला जो नोट होता है। 10 रुपए की नोट होती है, 20 रुपए की नोट होती है, तो वो नोट है। और दूसरा जो नोट है वो परीक्षा के लिए हम क्या करते हैं, नोट्स निकलते हैं, टिप्पणी निकालते हैं। तभी कवि की बात सुनकर सभी भ्रम में पड़ते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। अधिकारी अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने नोट अर्थात रुपए पैसे के बारे में पूछा। तभी कवि ने नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा की नोट्स को जोड़कर जवाब देते हुए कहते हैं कि परीक्षा की नोट तो वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। कवि ने इन पंक्तियों में अपनी आर्थिक स्थिति का वर्णन करते हुए आयकर विभाग की कार्य प्रणाली पर व्यंग्य किया है। आगे देखते हैं। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। गरज कर यानी जोर से, कड़क कर बोलना। मुद्रा यानी सिक्का, यह अर्थ मुद्रा यानी मुख। लरजना मतलब भयभीत होना। यहाँ पे कवि कहते हैं कि जब छापा मारने वाले को उनके सवालों का जवाब नहीं मिले तब वे कवि पर गरजते हुए बोले, हमारा कहने का मतलब अपनी मुद्रा यानी पैसा धन से है। यहाँ कवि ने इसका अर्थ मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्रा तो आप मेरे मुख पर देख ले। कवि का उत्तर सुनकर छापा मारने वाले खड़े होकर कुछ सोचने लगते हैं।
फिर वे शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देखी, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। शयन कक्ष मतलब सोने का जो कमरा होता है। नोचने का अर्थ है किसी वस्तु को उंगलियों से छू कर देखना। गुल्लक यानी मिट्टी का बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाता है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कवि से अलग अलग तरीके से पूछताछ करने पर भी उनके सवालों का जवाब नहीं मिले। तब वे सीधे कवि के शयन कक्ष में घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे। उन्हें लगा कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे होंगे। तकिए में कुछ नहीं मिला। तभी उन्होंने कवि के घर में जो टूटी अलमारी थी उन्हें खोलकर उसकी तलाशी ली। वहां भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तब वे रसोई घर की खाली पिपियों और बच्चों की जो गुल्लक थी उसकी भी तलाशी उन्होंने ली, परंतु यहाँ भी उन्हें कुछ नहीं मिला। सारी वस्तुएं भी खाली मिली। तो यहाँ पर कवि ने आम आदमी के घर की जो दयनीय आर्थिक स्थिति होती है उस स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया है। कंस्तरों मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। यहाँ पे शून्य ब्रह्मांड मतलब रिक्त संसार, मतलब आम आदमी के घर में इतना कुछ तो धन पैसा नहीं मिलता है। कंसरो मतलब टीन का जो पीपा होता है। रौद्र मतलब क्रोधपूर्ण। करुण का अर्थ है दया है। कवि कहते हैं कि छापा मारने वाले अधिकारियों ने घर में रखे कंस्तरों मतलब जो मराठीमध्ये आपण म्हणतो की पत्र्याची आयताकृती जो पिंप होता है उसे कंस्तरों कहा जाता है। पानी रखने के लिए मटका था, उसकी भी तलाशी ली, पर उन्हें सब खाली मिली। कवि कहते कि उन्होंने मेरी घर की अरण्यकांड यानी मेरे घर की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर उनका खिला हुआ चेहरा बदल गया, यानी कि उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल गई। उन्हें लगा था कि कवि के घर में छापा मारेंगे तो अधिक धन संपत्ति प्राप्त होगी, परंतु यहाँ तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। उनके हृदय में जो क्रोध था शांत हो गया। उनका क्रोध दया भाव में परिवर्तित हो गया। उन्होंने कवि से क्षमा मांगी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देर देकर क्यों नहीं जाते। सिर धुलना का अर्थ है पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। पछताना मतलब जब भी हम अनुचित कार्य करने पर उसके लिए क्या होते हैं, दुखी होते हैं। कवि कहते हैं कि जब अधिकारियों को छापा मारने पर कुछ नहीं मिला तो वे पछताने लगे। उनके सिर शर्म से झुक गए, वे वापिस जाने लगे। तब कवि ने उनको रोककर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि आपके घर में आपके आपको मेरे घर में धन मिला
तो आप उसे ले जाते, उस पर कब्जा कर लेते। परंतु आपने प्रत्यक्ष देख लिया है कि मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। ऐसी स्थिति में आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। इस तरह कवि ने आयकर विभाग के अधिकारियों को धन देने के लिए कहा है कि जिसके घर में कुछ नहीं है, यदि सामान्य आदमी है, तो उस स्थिति को जानकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। इस तरह कवि ने आयकर विभाग के अधिकारी को कहा। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्ता तो डलवा दीजिए। तख्तिया ने लकड़ी का बना तख्ता मतलब बेंच। कवि आखिर कहते हैं कि जिनके घर में छापा मारने वालों को सोने चांदी के पलंग और सोफे मिलते हैं, उसे अपने अधिकार में लेते हैं। यह बात उचित भी है, आपका वह तो काम है, निकलवा लेना। परंतु यदि जिनके घर में बैठने के लिए टूटी कुर्सी या टेबल भी नहीं है, बैठने का कुछ साधन नहीं है, उनके घर में कम से कम एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। तो इस तरह जाते जाते कवि ने आयकर विभाग के अधिकारियों को ऐसे जो निर्धन है, जिनके घर में कुछ नहीं है, सामान्य आदमी है, तो उनकी सहायता करने के लिए लेखक कवि ने कहा है। तो बच्चों, कवि ने छापा कविता के माध्यम से हमें बताया है कि सूचना की पुष्टि किए बिना निर्णय लेना उचित नहीं है। जीवन में बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। और उन्होंने आयकर विभाग द्वारा अनधिकृत धन को जब्त करने की प्रशंसा करते हुए गरीब परिवारों की मदद करने का सुझाव भी अप्रत्यक्ष रूप से दिया है। नीचे मैंने शब्दार्थ दिए हैं, आपको शब्दार्थ नोटबुक में लिखकर लेने हैं। शब्दार्थ: गरजना, जोर से कड़क कर बोलना। मुद्रा, सिक्का। मुद्रा या अर्थ मूक मुद्रा। लरजना, कापना, हिलाना डुलना, भयभीत होना। नोचना, किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना। पिपिया, डोल के आकार के लोहे के बने छोटे पात्र। टटोलना, उंगलियों से छूकर पता लगाना। गुल्लक, मिट्टी का वह बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाए। कनस्तर, टीन का चौकोड़ा पीपा। मटका, मिट्टी का घड़ा। शून्य ब्रह्मांड, रिक्त संसार। अरण्यकांड, यह अर्थ बिखरा हुआ। मुरझाना, चेहरे से उदासी प्रकट होना। रौद्र, क्रोधपूर्ण। करुण, दया, अनुकंपा। पछताना, कोई अनुचित कार्य करने पर उसके लिए दुखी होना। सभी शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिखकर लेने हैं। छापा, धावा। सोना, सोना एक धातु है। सोना मतलब नींद। स्वर्ण यानी सोना आभूषण। सुवर्ण, सुंदर अक्षर। रोष, क्रोध। काव्य, कविता। बिखेरे, फैलाए, चिटकाए। झुंझलाना, चिड़चिड़ाना। अनधिकृत, जिसके लिए अधिकार न मिला हो। अर्जित, किसी प्रकार प्राप्त या एकत्र किया हुआ। अर्थ, संपत्ति, पैसा। अर्थ, साहित्य में मतलब।
कड़क कर तेज स्वर में बोलना। चांदी, चांदी एक धातु है। चांदी, बालों की चांदी, सफेदी। उद्भ्रांत, उद्विग्न, हैरान। नोट, रुपए वाला। नोट, परीक्षा के नोट, टिप्पणी। परीक्षा, इम्तिहान। सिर झुकाना, शर्मिंदा होना, मुहावरे। सिर धुनना, पश्चाताप के कारण बहुत दुख प्रकट करना। तख्त, लकड़ी का बना तख्ता। सभी शब्दार्थ आपको नोटबुक में लिख कर लेने हैं। आपको छापा कविता समझ में आई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।